अगर वर्गीकरण की बातों को आप एक पेपर को ऑथेंटिक लेकर आप चलते समाज के अंदर, तो मैं ये आपसे दावे से कहता हूं कि बहन जी का पुतला कहीं भी जलाया जाता, ना झंडे जलाए जाते। लेकिन मैं बता दूं आपको, आप प्रश्न तो पूछेंगे, पुतला जलाने वाले भी तो आप ही नहीं, देखिए इस देश में वो प्रेरित है, वो आगे पीछे से ना उनके आकाओं के इशारे से चलने वाले, नागपुर हेडक्वार्टर से आदेश पारित करने वाले, उनसे चलने वाले लोग हैं। बहुत सारे लोग हैं, मैं भी जिम्मेदार हूं और आप भी जिम्मेदार हैं। आप भी अपनी जो जिम्मेदारी को ईमानदारी से नहीं निभा रहे, ना मैं निभा पा रहा हूं। तो अगर मैं नहीं निभा पा रहा हूं तो निश्चित रूप से मैं भी जिम्मेदार हूं। और अगर संविधान को मानने वाले या अपने बच्चों के अधिकारों को लड़ने वाले लोग अगर निश्चित रूप से बदलाव चाहते हैं और माननीय काशीराम साहब का सपनों का भारत या बाबा साहब के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, तो हमें अपनी जिम्मेदारी को निभानी पड़ेगी। आप लोग मीडिया को जरूर कहते हैं हर बात में, मीडिया की तो आपको जरूरत ही नहीं है, आपका कोई प्रवक्ता नहीं है, ऑफिशियल कोई स्पोक पर्सन नहीं, किससे बात करेगी मीडिया, बताइए। देखिए एक बात मुझे बताइए कि ये जो अभी हम जिस मीडिया की बात कर रहे हैं, आप वो मनुवादी मीडिया की बात करेंगे, बहुजन मीडिया की बात कर रहे हैं? सारी मीडिया की बात कर रहा हूं। सारी मीडिया की बात है। तो मीडिया ना तो बाबा साहब की थी उस समय की, ना और मानव साहब की भी नहीं रही, बसपा की भी नहीं रही। अभी जो कुछ मीडिया जो हमारे साथ है वो ईमानदारी से कुछ बातों को सही दिखाना चाहती है। हाँ, उनका सपोर्ट हमें कुछ मिल रहा है, कुछ का नहीं मिल रहा है, ये निश्चित रूप से सही है। लेकिन मैं सपोर्ट में बताता हूँ क्या चाहिए। सपोर्ट ये चाहिए कि आप लोग जो सच्चाई भरी बातें हैं, जैसे अभी वर्गीकरण को लेकर आई बातें, अगर वर्गीकरण की बातों को आप एक पेपर को ऑथेंटिक लेकर आप चलते समाज के अंदर, तो मैं ये आपसे दावे से कहता हूं कि बहन जी का पुतला कहीं भी जलाया जाता, ना झंडे जलाए जाते। लेकिन मैं बता दूं आपको, आप प्रश्न तो पूछेंगे, पुतला जलाने वाले भी तो आप ही नहीं, देखिए इस देश में वो प्रेरित है, वो आगे पीछे से ना उनके आकाओं के इशारे से चलने वाले, नागपुर हेडक्वार्टर से आदेश पारित करने वाले, उनसे चलने वाले लोग हैं। मैं बता दूं, आरोप आप पे लगता है, बहन जी पे लगता है? नहीं, देखिए नागपुर से चलते हैं। किसने कह दिया नागपुर से चलते हैं? बीजेपी की बेटी नहीं बताया जाता आपको? बताने वाले कुछ भी बता सकते हैं, है ना, बताने वाले कुछ भी बता सकते हैं। लेकिन मैं ये बता दूं आपको कि सच्चाई तो सच्चाई है। आज एक बात बता दीजिए मुझे कि आम आदमी पार्टी ने कितने वोट लिए, क्या स्थिति रही है? तो बी पार्टी कौन से रही? कांग्रेस और आम आदमी के पूरे वोट जोड़ दो, फिर भी वो नहीं आ रही सत्ता में। बी टीम कौन है? आज आपको सिर्फ आप वही मनुवादी व्यवस्था, आप काउंटर क्यों नहीं करते? देखिए बी टीम कहा जाता है। देखिए हम अपने काम में लगे हैं। हम काउंटर करने के चक्कर ये है कि मानव साहब से एक बार ऐसे ही पूछा गया था कि मानव साहब क्या करें, तो मानव साहब ने कहा था हर चौराहे पे कुत्ते मिलेंगे भौंकने वाले, आप उन पर पत्थर फेंकने के बजाय अपने काम में लगे रहिए। और निश्चित रूप से बता दूं मैं आपको मेरे भाई कि ये बदलाव हो रहा है और युवा टीम में जुड़ रहे हैं और आएगा निश्चित रूप से बदलाव। यही ओवर कॉन्फिडेंस लेट होगा क्या आप लोगों को? ये आप कह सकते हैं, और कॉन्फिडेंस की बात कर सकते हैं। 2007 के बाद कौन सा चुनाव जीते आप जरा बताना। नहीं, आप ये बताइए कि हमारे वोटिंग परसेंटेज कम हुई है, लेकिन सुनिए 14% में जमीन में चले गए आप लोग। मैं चले गए ना, उसका कारण कुछ तो होगा। ये पार्टी के पदाधिकारी जिम्मेदारी होने के साथ साथ समाज भी है जो सिर्फ फ्री की बिजली चाहिए, फ्री का पानी चाहिए, फ्री का राशन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए उनको, है ना। दूसरी बात बताता हूं, जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, जिस तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके एक गधे को शेर बनाया जा रहा है, आप समझिएगा। बताइए, समय के साथ परिवर्तन होता नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। आपने क्यों नहीं परिवर्तन किया? क्यों नहीं बदलाव किया? इसकी कमी रही हमारे पास कुछ हद तक। मैं इस बात को सार्वजनिक रूप से मैं मानता हूं कि हमें समय रहते कुछ बदलाव चाहिए था, वो हम नहीं कर पाए। लेकिन अब इस समय हम उस बदलाव को समझ रहे हैं। हमारे आकाश आनंद जी ने समझा, कुछ युवा लोगों को लाकर जिम्मेदारियां दी है और कुछ एक्चुअल रिपोर्टें प्रदेशों से आकर दिल्ली हेडक्वार्टर पहुंच रही है, बहन जी तक पहुंच रही है। जो खामियाजा गलत रिपोर्टिंग प्रभारी लोगों ने और जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स बने थे, इन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए प्रदेश अध्यक्ष के साथ मिलकर जिस तरह की घपलतें की, जिस तरह की बातों को, सच्चाई को छुपाकर जिस तरह से बेड़ा गर्क पार्टी का किया, शायद अब नहीं होगा। क्योंकि अब उनका इलाज क्या हुआ? उनका इलाज बहुतों का हो चुका है और बहुत रास्ते में है, अभी उनके लिए भी चलने वाले हैं। जी, आपने इलाज की बात करी, इलाज हो गया, लेकिन अभी वर्तमान में हमने देखा कि दिल्ली के कई पदाधिकारी हटाए गए और बाय शर्त की मतलब लेटर हेड इश्यूज जारी किया गया, लेकिन फिर हम देख रहे हैं कि 1-2 महीने के बाद फिर उनको ले लिया, तो उनमें से क्या सुधार हो गया? फिर देखिए आप फिर उन्होंने क्या गलत किया जो उनको हटाया गया? देखिए नीलम जी, ये बात आप सर्वविदित है
कि अगर बीएसपी में किसी का लेटर जारी हो जाए तो उसकी वापसी संभव नहीं है, ठीक है। अगर वापसी संभव हुई है तो निश्चित रूप से जो न सुनने की प्रक्रिया थी उसको सुनने की प्रक्रिया चालू की गई है, ठीक है। पहले एक ही पक्ष को सुना जाता था कि अनुशासनहीनता हुई बाहर, लेकिन मैं खुद उसका उदाहरण हूं कि मैं लगभग 4 महीने पार्टी से बाहर रहा, लेकिन जब हमारा पक्ष आकाश आनंद जी ने सुना, बहन जी को सुनाया गया, बताया गया, तो हमारी वापसी की गई। अभी दिल्ली के प्रदेश आपको भी राजस्थान में कई बार हटाया गया है, लेटर हेड भी इशू हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी हटाया जाएगा? अनुशासनहीनता का आरोप लगा देते हैं। बिल्कुल लगा देते हैं। ये अनुशासनहीनता देखिए, मैंने क्या की थी, हमने एक ये की थी कि जो कोऑर्डिनेशन की जो बात चल रही थी, जो कोऑर्डिनेटरों ने जो गलत रिपोर्टिंग कर रहे थे, हम उस रिपोर्ट को लेकर बहन जी के पास लखनऊ पहुंच गए थे और हम लोग प्रदेश के 80% प्रदेश की यूनिट चली गई थी। वहां पर हम लोगों ने बहन जी से मिलने का समय लिया था, बिना प्रभारी, बिना प्रदेश अध्यक्ष के, और यही हमारी अनुशासनहीनता थी। एक क्वेश्चन हमारा है, जयप्रकाश जी कब वापस आ रहे हैं? देखिए, जयप्रकाश जी का जो फैसला है वो तो माननीय बहन जी या आकाश आनंद जी लेंगे, इसके लिए मैं नहीं, आपका पक्ष रखा गया और आपने बताया गया जी उनका भी पक्ष रखा गया है, उनका पक्ष रखा गया और प्रोसेसिंग में है। हो सकता है निश्चित रूप से, आप अभी पदाधिकारी हैं, आप बता रहे हैं तो आपको पता होगा निश्चित रूप से कि हम उस दौर में हैं कि उनकी बातें रखी जा रही हैं और कई जगह से, कई स्टेट से, एक ही नहीं कई स्टेटों से ये बात रखी जा रही है कि जयप्रकाश जी अगर ईमानदारी से इतना काम कर रहे हैं तो उनको भी सुना जाए और उनकी बात को रख के उनको वापसी ली जाए। तो इसमें क्या है, बहन जी और आकाश आनंद जी इस विषय पे कई बार चर्चा कर चुके हैं, कई लोगों से मिल चुके हैं, तो ये प्रोसेसिंग में है। हो सकता है बहुत जल्दी उसका परिणाम मिले, है ना, और हम भी चाहते हैं कि सार्थक परिणाम मिले। और जिस स्थिति में आपको लगता है ये उभर पाएगी? बिल्कुल उभर पाएगी। कैसे उभरेगी? देखिए, क्या समीकरण क्या बना रहे हैं? देखिए, समीकरण ये है कि जो समाज बाबा साहब के मिशन को भूल गया था, माननीय काशीराम साहब के कारवा को भूलकर व्यक्तिगत स्वार्थ की तरफ चला गया था, क्योंकि जब पिटाई शुरू हुई है ना, जब पिटाई शुरू हुई है, बसपा वालों को ये भी नहीं पता कौन सी राजनीति क्या चल रही है, क्या समय चल रहा है, आप उसके साथ बदल भी नहीं रहे। देखिए, ये आप मान सकते हैं कि हम पुरानी चीजों को लेके चल रहे हैं, पुरानी उन चीजों पे ज्यादा लकीर बजाए जा रहे हैं। नहीं, अब नहीं हो रहा है, अब बदलाव हो रहा है, अब तो डिजिटल भी हो गए हैं और भी कई चीजें हो गई हैं, ठीक है। आप ही लोग थे जब हल्ला कर रहे थे कि 200 रुपए की वो मेंबरशिप कर दी, अब तो 50 रुपए की आएगी। अब तो आपके मुंह से नहीं कहा गया कि सिर्फ 200 की करके कम करके 50 कर दी। देखिए, अब एक बात बताइए, सुनिए, ये आपको भी पता होगा कि फ्री में देने वाला सिस्टम बसपा में नहीं है। मान्यवर काशीराम साहब इस समाज को, शोषित वर्ग को 200 रुपए किलो चावल खरीद कर खाने वाला बनाना चाहते थे, फ्री वाला नहीं। आज उसकी जरूरत है। अगर जो मैं 50 रुपए की अगर सालाना वो अपनी मेंबरशिप देता हूँ, तो समाज बना कहा, आज भी वो समाज 5 किलो राशन पे भाजपा को वोट डाला था, केजरीवाल को वोट डाल देता है। यही समाज की वो है कि वो समाज अपनी वोट की कीमत को नहीं समझ पा रहा है, अपनी वैल्यू नहीं समझ पा रहा है और आने वाले बच्चों के भविष्य को नहीं समझ पा रहा है। समझा कौन रहा है सर? देखिए, समझाने वाले हैं आप जैसे बहुत सारे लोग। मैं इस चैनल के माध्यम से कहूंगा, नहीं, आप नहीं, आप में मैं भी, आप में हम भी शामिल होते हैं। मलाई का टाइम आएगा तो मलाई आप खाओगे। देखिए, ऐसा आपके और हमारे लोगों में एक ही बात है, आप भी और हम भी। कैंडिडेट से मुर्गा आप खाते हो, लड़ाई हम लड़े सर को। अच्छा, एक मुझे बता दीजिए, पिछले 1.5 साल के अंदर एक भी कैंडिडेट लाके बता दीजिए जिसने मुर्गा खिलाया हो। और ये काय की लड़ाई? मैं कह रहा हूँ ना, आपको तो अफवाह चाहिए बेकार की। आप बच्चे बताइए, बस असल में मैं बताता हूँ कि ये वहां भी धक्के खा के आ गए हैं, यहाँ भी धक्के खा रहे हैं। अब परेशान है कि कहाँ मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालूं। भक्तों की फौज खड़ी होगी बसपा में भी। नहीं, देखिए, अंध भक्तों की फौज पहले भी थी, हर पार्टी में थी, यहाँ पर भी है। मैं इसमें ईमानदारी नहीं, मैं मानता हूँ ईमानदारी से, अगर बिना सोचे समझे अगर हम उसी गलतियों को दोहराते रहेंगे तो अंधभक्त हैं। लेकिन ये अंधभक्ति विनाश का कारण नहीं है? बिल्कुल है, और हमारे पीछे जाने में बहुत बड़ा कारण ये भी रहा है कि हम लोग ने बदलाव नहीं किया। लेकिन नहीं, बदलाव पहुंच गए। अरे सर, आप देखिए, या तो प्रश्न का जवाब पूरा सुन लें, फिर आप अपने प्रश्न को करें। अगर किसी चीज को, प्रश्न को पूरा सुनने के बाद उत्तर सुने, फिर पूछिए आप आराम से, आपको संतुष्ट करके भेजा जाएगा। और भाई कहाँ मानते हमसे कोई कमी हुई? किसने कह दिया? कौन मानता? किसने कह दिया? हमारी कमी है ना कि हम आपकी ये बातों को सुन रहे हैं। हमारी कमी है ना कि हम लोगों तक नहीं समझ पा रहे हैं, हम लोगों को फ्री में नहीं दे पा रहे हैं। हम मानते हमारी कमी को कि हम उस निचले पायदान पर उस बच्चे को नहीं समझा पा रहे हैं कि भैया क्या जरूरत है आज के समय में, उस गरीब को नहीं समझा पा रहे हैं कि संविधान जरूरत है, तेरे बच्चों को अधिकार जरूरत है। वो तो पीने में मस्त है, वो मनुवादी व्यवस्था में मस्त है, अभी कावड़ों में मस्त था, अब उनमें
क्या नाम है, नवरात्र में मस्त है, अभी दिवाली में मस्त हो जाएगा। एक बात सुनिए, लोकसभा चुनाव में आपने क्यों नहीं कहा कि हम संविधान को बचाएंगे? क्या कांग्रेस ने क्यों कहा, समाजवादी पार्टी ने क्यों कहा? एक बात मेरे भाई, आप मुझे लगता है पाकिस्तान से आए हैं, आपको ये लगता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बसपा अगर अपना जो मैनिफेस्टो वो संविधान को मानते हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो पूर्ण रूप से संविधान को लागू करके रहेंगे, जैसा यूपी में पहले हुआ ऐसे ही परिवर्तन करके लाएंगे। आप भाजपा के नेताओं की तरह स्टेटमेंट देने लगे, कोई सवाल पूछ रहे तो पाकिस्तान नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा उनको ये पता नहीं है कि उनको ये नहीं पता कि मान्यवर जी दिल्ली में 270 सीटें निगम पार्षद के, 70 सीटें विधानसभा के। हम देखते हैं जब चुनाव आता है तो नारे लगते हैं कि हम बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन विडंबना है कि निगम पार्षद की सीटें निकाल पाते हैं आप। देखिए, आपका दुख और हमारा भी दुख हम मान सकते हैं, और हम जिन चीजों को तैयारियों में कर रहे हैं, हमें बदलाव चाहिए। और मैं ये बोलूंगा कि जिनको संविधान से प्यार है, जो संवैधानिक अधिकारों को मानना चाहता है, अपने बच्चों के अधिकारों को बचाना चाहता है ना, तो चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसको इस नीले झंडे में आना पड़ेगा। नहीं तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आप अगर आकलन ईमानदारी से लगाना शुरू करें तो आपको सच्चाइयां कुछ और नजर आएंगी, जैसे आपके चैनल के माध्यम से। अभी तो लेकिन सर ये 9 अक्टूबर को लखनऊ में होती थी, बड़ी रैली होती थी जिसमें 2-3 लाख लोग आते थे। आज छोटे से आंगन में आके सिमट दिया आप लोग। ये छोटा सा आंगन नहीं है, आपको छोटा सा आंगन लगता है। आप सेंटर में बैठे हैं और केंद्रीय ऑफिस है ये। केंद्रीय तो कह रहे हैं कि अभी परिवर्तन का समय। देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, आप वहां सर ना गिने। पिछली बार जो अक्टूबर में हुआ था मैं भी वहीं था, लेकिन आज जब सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि विधानसभा जो दिल्ली है उसके चुनाव नजदीक है, बहन जी को यहाँ पर उनकी पूरे स्टेट की जो मीटिंग है वो लेनी थी। दूसरी चीज है, यहाँ के जो लोग हैं जो उसी जोश से आए हैं जिस जोश से पहले आते थे। भीड़ आपको लगता है कम आई है आपके सरों के हिसाब से, लेकिन जोश जुनून वही है। और आज यहाँ पे क्या परिणाम देंगे सर इस बार? देखिए, इस बार आपको पॉजिटिव परिणाम जरूर नजर आएंगे। ऐसा तो नहीं होगा, हर बार ऐसा ही होता है। देखिए, बीजेपी की ऐसा तो नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा, हमने ये नहीं कहा। हमने ये कह रहे हैं कि आपको परिणाम इस बार निश्चित रूप से अगर आएंगे, लेकिन एक साथ तो चाहता हूं मैं आपको किस आधार पे कि आप भी जिम्मेदारी निभाएं, मैं भी जिम्मेदारी निभाऊं, आप भी जिम्मेदारी निभाएं, तो निश्चित रूप से मीडिया पूरी जिम्मेदारी निभाती है, लेकिन विडंबना किसको भाई एक गिलास पानी तक नहीं पूछता। लेकिन मीडिया का रोल, पत्रकार का रोल, पत्रकार के रूप में ना रह करके एक भारतीय नागरिक के रूप में, एक बहुजन सदस्य के रूप में अगर जब आप निभाते हैं, क्योंकि पत्रकारिता में जब माइक लेते हैं तो आप 4-6 घंटे ही लेते हैं, उसके बाद का जो समय होता है अगर वो भी आप ईमानदारी से हमारे साथ दे दें तो निश्चित रूप से आपको पॉजिटिव परिणाम मिलेंगे। हाँ, रही पानी की बात, तो अब वही बात है कि भाई पानी, ये भाई साहब मुर्गा पूछ रहे हैं, तो इसका तो कोई इलाज नहीं है हमारे पास में, क्योंकि है ना, नहीं पानी तो होना चाहिए। अभी तो यहाँ टैंकर लगे आपके लिए 2-2, लेकिन गंदा पानी नहीं, गंदा नहीं है, मैंने भी वहीं से पिया है भाई साहब। अब आप एक बात बताइए, हमने भी वहीं से पिया भाई साहब, कोई गंदा पानी नहीं है। आप बदनाम ना करें व्यवस्थाओं को बदनाम ना करें। जिंदा होते तो क्या स्थिति होती? देखिए, ये निश्चित रूप से है कि हम कई स्टेटों में गवर्नमेंट हो सकती थी, और वो परिवर्तन जरूर है कि केंद्र में या तो हमारी सरकार होती या हमारे बिना सरकार नहीं होती। ये तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं, क्योंकि मैं उस महामानव को, उस मान्यवर साहब को जब पढ़ा तो मुझे समझ में आ गया कि उन्होंने क्या काम किया है, कि बाबा साहब को जो खत्म कर दिया था कांग्रेस ने या मनवादी लोगों ने, उनको पुनर्जीवित ताकत के साथ करके गए और ऐसा व्यवस्था कर गए कि बाबा साहब के बच्चों के बिना किसी का काम नहीं चलने वाला। आज मान्यवर साहब होते तो निश्चित रूप से हम लोग यहाँ ना खड़े होकर कहीं और खड़े होते, और शायद आप भी कहीं की विधायक होती, और ये भाई साहब भी जो पत्रकार थे अभी हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं और होते, तो निश्चित रूप से बदलाव होता। लेकिन हम बहुत मिस करते हैं। 18वें पुण्यतिथि पर मान्यवर साहब को हम सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए ये आपसे निवेदन करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से सभी से, कि अगर मान्यवर साहब को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, और अगर थोड़ा सा संविधान पे भरोसा है, तो एक बार एकजुट हो जाइए। जातियों को छोड़कर, धर्मों को छोड़कर, अपने बच्चों के अधिकारों के साथ एक साथ होकर उन बच्चों के अधिकारों को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए एक साथ, एक झंडा एक डंडा, आ जाइए सब नीले झंडे पे, तब जाके बदलाव होगा।